अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। गांधी अस्पताल में एक्सपायर्ड इंजेक्शन देने से बच्चों की हालत बिगड़ गई, जूनियर डॉक्टर को मेमो जारी, 2 नर्सेस मुअत्तल, तहकीकात का हुक्म। तक़सीम रियासत से जुड़े मुतनाज़ा मसाइल की यकसोई में जल्द से जल्द पेशरफ्त करने दोनों हुकूमतों को गवर्नर का मशवरा। सत्ताईस मार्च असेंबली के बजट इजलास का आखिरी दिन, 2017 का तसर्रुफ बिल पेश किया जाएगा। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं। और रातों में सड़कों पर आवारागर्दी करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस की मुहिम में शिद्दत, एक रात में 80 नौजवानों को पकड़ा गया। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। असेंबली में महकूम सेहत को मुस्तहकम करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी दवाखानों में अमले की लापरवाही से इंसानों की जानों के साथ खेला जा रहा है। हफ्ते की रात गांधी अस्पताल में मुद्दत ख़त्म हो चुके इंजेक्शन देने के बाद 15 बच्चों की सेहत बिगड़ गई। ये बच्चे खराबी सेहत पर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इन बच्चों को 2016 जुलाई तक एक्सपायरी डेट ख़त्म होने वाले इंजेक्शन दिए गए, जिसके बाद इन तमाम बच्चों की सेहत बिगड़ गई। इस वाक़े पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार करते हुए एहतजाज किया, जिस पर डॉक्टर्स ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने इस वाक़े की जांच की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर सेहत ने भी चंद दिन पहले यहाँ का दौरा किया, मगर हालात तब्दील नहीं हुए। मुद्दत ख़त्म होने वाले इंजेक्शन बच्चों को देने से उन्हें रिएक्शन हो गया। गांधी अस्पताल में मुद्दत खत्म हो जाने वाले इंजेक्शन बच्चों को देने पर 2 नर्सेस शोभा और सुनीता को मुअत्तल किया गया है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमानी ने गांधी अस्पताल का दौरा किया और इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। इन्होंने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अमले ने 2 नर्सेस के अलावा जूनियर डॉक्टर नवीन सिंह को मेमो जारी किया है। बाद अज़ां इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस वाक़े की तहकीकात 2 सीनियर डॉक्टर पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कमेटी को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ रमानी ने नर्सेस को बचाने की कोशिश करते हुए बताया कि गांधी अस्पताल में मुद्दत ख़त्म होने वाले इंजेक्शन नहीं है। जिन इंजेक्शन से बच्चों की हालत बिगड़ी है वो बाहर से लाए गए। रुमानी ने अलबत्ता ये नहीं कहा कि बाहर से लाए हुए इंजेक्शन नर्सेस बग़ैर चेक किए कैसे दे दिए, सिर्फ इतना कहा कि तहकीकात की जाएगी। इससे पहले वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए DME रुमानी को इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। ఎవరు ఇట్లా కాన్స్టెంట్ గా ఏదో చిన్న విషయాన్ని జస్ట్ చిన్న విషయాన్ని అంటే చిల్స్ అండ్ డ్రైవర్స్ రావడం అనేది ఏ హాస్పిటల్లో అన్నా జరుగుతుందమ్మా. ఏ హాస్పిటల్లోనే మీరు వెళ్ళి అడగండి, మందులు ఇచ్చినప్పుడు చిన్నగా చలి జ్వరం రావడం, చలి పుట్టడం, జ్వరం కూడా రాదు, జస్ట్ అట్లా వణుకు రావడం జరుగుతుంది. జరగకుండా ఉండేది ఇదేం హాస్పిటల్స్ కదా. ఎవరికి చెప్పకుండా సర్ప్రైజ్ వచ్చి నిల్చుంటే నన్నే దోసేస్తుంది. వాళ్ళకి తెలియదు నేను డిఎన్ఏ అని. నేను ఎవరికి చెప్పకుండా వచ్చాను. సూపరింటెండెంట్ మట్టుకే తెలుసు, తను దూరంగా నిల్చుంది. నేను చెప్పాను ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకో. ఆ రోజు ఓపీ 4000, మా బెడ్ స్ట్రెంత్ ఎంత 1012. ఇది కాదు, మాది కాదు. ఇది మేము ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నామండి. ఇంకా మేము ఊరుకోదలుచుకోలేదు. ఇన్నిసార్లు మా మీద ఇది జరుగుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎందుకు జరుగుతోంది, ఎవరు చేస్తున్నారు, దీంట్లో ఎవరి ప్రమేయం ఉంది, మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేది. गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रियासत की तकसीम से जुड़े मुतनाज़ा मसाइल की यकसोई के लिए जल्द से जल्द पेशरफ्त करने का दोनों रियासतों को मशवरा दिया। राजभवन में आज गवर्नर की सदारत में आंध्रा और तेलंगाना के वज़रा की कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुलाजिमीन की तकसीम, 9वें और 10वें शेड्यूल के तहत इदाराजात की तकसीम पर तबादला ख्याल किया गया।
इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत के मुशीर विवेक ने बताया कि 17 अप्रैल को फिर एक बार इजलास तलब किया जाएगा जिसमें कोई ना कोई कतई फैसला लिया जाएगा। इन्होंने बताया कि 9वें और 10वें शेड्यूल के तहत 42 कॉरपोरेशंस की तकसीम का मसला और बरक़ी मुलाजिमीन की तकसीम के मसले पर बातचीत हुई है। इसके अलावा आंध्रा हुकूमत को अलॉट की गई असेंबली कौंसिल और सेक्रेटरीट की इमारतों को तेलंगाना के हवाले करने का भी आंध्रा कमेटी से मुतालबा किया गया है, जिस पर आंध्रा के वज़रा ने इस सिलसिले में बताया कि वो वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के बाद आइंदा इजलास में इसकी वजाहत करेंगे। इस इजलास में तेलंगाना की तरफ से हरीश राव, जगदीश्वर रेड्डी और हुकूमत के मुशीर विवेक ने शिरकत की, जबकि आंध्रा से वज़रा अच्चम नायडू, वाई रामाकृष्णुडू और वीप के श्रीनिवास ने शिरकत की। तेलंगाना बजट इजलास का पीर को इख्तिताम होगा। पीर के दिन साल 2017 का तसर्रुफ बिल पेश किया जाएगा। 15 दिन के इजलास की कार्रवाई में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हुए मुबाहिस में हुकूमत का पलड़ा भारी रहा। अपोजिशन जमातों ने कई बार मुबाहिस के दौरान हुकूमत को घेरने की कोशिश की, ताहम अपोजिशन में खुद एतमाद की कमी की वजह से हुक्मरान जमात हावी रहे। हमेशा की तरह वज़ीर आला अपने अंदाज में ऐलानात और तहक़ीनात के ज़रिए अपोजिशन को खामोश करने में कामयाब रहे। वज़ीर आला ने जारिया सेशन में भी 12% तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने का ऐलान किया था, लेकिन बिल इस सेशन में पेश नहीं हो सका। कम से कम वज़ीर आला ने अक़लियतों के बजट को 1500 करोड़ रुपए करने का यकीन दिलाया है। तसर्रुफ बिल के दौरान वज़ीर आला को अपने इस तयक़ुन को पूरा करने का मौका है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 3 तलाक़ के मौजू पर टीवी मुबाहिसों और एतराज़ात को गुमराह कुन करार दिया। इन्होंने कहा कि एदाद व शुमार ये बताते हैं कि तलाक़ की शरह मुसलमानों की बनिस्बत गैर मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकाहनामा की वकालत करते हुए कहा कि निकाह एक मुक़द्दस मुआहदा है जो ज़ौजैन में तय पाता है, जिसमें फ़रीक़ैन का मसावी ख्याल रखा गया है। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक के मामले में। क्या आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट की वजह से मुस्लिम ख़वातीन के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है या हो सकती है? देखिए, मेरा मानना ये है कि बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक बाप के एक अच्छी शादी जब होती है तो उसमें तलाक़ नहीं होना चाहिए, एक आइडियल शादी में। मगर अफसोसनाक हालात पैदा हो जाते हैं और बदकिस्मती से हालात इतने दूर चले जाते हैं कि उसकी नौबत शादी के टूटने पर आ जाती है। मगर एक बात को याद रखिए कि ये जो पूरे मुल्क में जो बहस हो रही है, इसमें एक सच्चाई हमको समझने की ज़रूरत है कि अगर डेटा की बुनियाद पर अगर आप देखेंगे तो जितने तलाक़ मुसलमानों में है या फिर हमारे हिंदू भाई माशरे में जो भी हैं उससे थोड़ा कम ही है, अगर बराबर है तो कम है। तो यही कहना कि भाई यहीं पर ही ये बहुत बड़ा मसला है और ऐसी ताकतें हैं जो इस मसले को लेकर अपनी सियासी रोटी भी सेक रही हैं और हिंदुस्तान के दीगर अवाम में, अक़वाम में गलत मैसेज पहुंचा रही हैं, गलत पैगाम दे रही हैं कि मुसलमान जो है बस अपनी बीवी को इस तरह से 3 बार कहकर तलाक दे देता है। तो ये ऐसा नहीं है मसला। तो डेटा की बुनियाद पर अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ नहीं है, मगर इसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा पेश किया जा रहा है जिससे बहुत सी सच्चाई नहीं है उसमें। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि डेटा बहुत ज़रूरी है कोई भी स्टेटमेंट पास करने से पहले। तो हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन CRDDP-survey.in एक सर्वे कर रही है अराउंड मैरिज, डिवोर्स एंड रिलेशनशिप्स इन मुस्लिम मैरिज। उसके क्वेश्चंस की हम थोड़ी बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि निकाहनामा ज़रूरी है या होना चाहिए? नहीं, यकीनन होना चाहिए। ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मॉडल निकाहनामा को जारी किया और मैं जिस रियासत से आता हूँ, पहले तो आंध्र प्रदेश थी, अब तेलंगाना है, यहाँ पर पिछले 100 साल से ज़्यादा अरसे से एक निकाहनामा है और वो निकाहनामा जाता है हुकूमत की तरफ से और उस निकाहनामे में बाज़ाब्ता
بیوی کا اور شوہر کا نام لکھا جاتا ہے, ان کے والدین کا نام لکھا جاتا ہے, قاضی کا نام لکھا جاتا ہے اور گواہوں کا نام لکھا جاتا ہے, مہر کا جو لکھا اس میں ذکر ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہی وقف بورڈ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا تھا شادی کا. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, اور موجودہ زمانے میں ایک کاغذ پر لکھا پڑھے ہونا بہت ضروری ہے, اور نکاح نامہ ہونا ضروری ہے, اچھی چیز ہے بہت. ہم بات کرتے ہیں ایک سوال جو یہ سروے کے کوشچنر میں ہے. اگر ایک سٹینڈرڈ نکاح نامہ عورت کنڈیشنز رکھتی ہے کہ ایک ہسبینڈ دوسری شادی نہیں کر سکتا اور ایک ہی وقت پہ 3 طلاق نہیں بولے گا, اور طلاق دینے سے پہلے دونوں خاندانوں میں آربیٹریشن یعنی کہ گفتگو ہونا ضروری ہے, کیا یہ 3 کنڈیشنز ایک عورت اپنے نکاح نامہ میں لکھ سکتی ہے؟ دیکھیے, شادی ایک کانٹریکٹ ہے اور عورت اس میں کنڈیشن لکھ سکتی ہے جو جس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا اطہر دہلوی صاحب, جو دلی میں رہتے ہیں, بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ ان کی نانی کا نکاح نامہ دکھایا جو 1934 میں ان کی نانی کی شادی ہوئی تھی. اس نکاح نامے میں ان کی نانی نے لکھا تھا کہ ان کے نانا کے بارے میں سے کہا تھا کہ وہ انہیں مجبور نہیں کریں گے گھر کا کام کرنے کے لیے, ان کو پان کے خرچ کے پیسے دیں گے, ان کو روکیں گے نہیں کہ وہ اگر جا کے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ 1934 میں اگر ایک خاتون اتنی بے باکی کے ساتھ یہ کنڈیشن لکھ سکتی ہے, تو یقیناً موجودہ دور میں تو اور ہماری بڑی تعداد میں ہماری مسلم بہنیں, خواتین پڑھی لکھی ہیں اور ان میں ایک جذبہ ہے ترقی کرنے کا, تو یقیناً وہ اس نکاح نامے میں اس کنڈیشنز کو دیکھ سکتی ہیں. یہ بہت اچھی بات تھی, کچھ نہیں پتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتا ہے کہ وہ لوگ کیا کنڈیشن ڈال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ماڈل نکاح نامہ نکالا گیا اس میں کئی چیزیں رکھی گئی ہیں, اور عورتوں کو اپنے حقوق کی جانکاری ان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے, اور دین اسلام ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ نکاح کے وقت ان تمام چیزوں کو لکھیں, اور وہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہی ہیں اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ بھائی یہ شرائط ہیں اس خاتون کی, اور اس شرائط کو اس کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھنا پڑے گا اور اس کو فالو کرنا پڑے گا ان کنڈیشنز کو. سروے کی بات کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان اسپیشلی مسلمان عورتیں, خواتین کو ایسے سروے میں حصہ لینا چاہیے؟ نہیں, میں تو اپیل ہی کروں گا اور گزارش بھی کروں گا آپ کے اس انٹرویو کو دیکھنے والوں تمام خواتین سے, مرد و حضرات سے, ہمارے نوجوان بہنوں سے, میرے بھائیوں سے, کہ وہ ضرور اس سروے میں حصہ لیں جو CRDP survey.in پر یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں, اور اپنی رائے دیں, اپنی بات بتائیں, جو حقیقت کیا ہے بتائیں, تاکہ جو لوگ آج ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب ڈیٹا نکل کر آئے گا تو ہم ڈیٹا کی بنیاد پر ان کو آئینہ دکھا سکتے ہیں, ہم ان کو حقیقت دکھا سکتے ہیں, اور اگر کوئی اس میں پالیسیز میں رد و بدل بھی لانا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں دیکھو بھئی یہ ڈیٹا ہے, اور جس کا ڈیٹا کا پورا اس میں حصہ لیا گیا ہے, اتنی بڑی تعداد میں خواتین نے, ہمارے بھائیوں بہنوں نے حصہ لیا, تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ اس ڈیٹا میں حصہ لیجئے, اور جو چیزیں ہیں اس میں 5 منٹ آپ کے قیمتی وقت سے نکالیے, اور پلیز اس میں حصہ لے کر اپنے دوست احباب تک بھی اس کو پہنچائیے, اپنے خاندان میں اس کو شیئر کریے, تاکہ ایک زمینی حقیقت جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ سکے. جو لوگ آج غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو لوگ آج غلط پیغام دے رہے ہیں, جو لوگ آج ہمارے دوست نما دشمن ہیں, یہ جو پیغام دے رہے ہیں ان کو بھی ہم کو بے نقاب کرنا ہے, اور اس سروے میں ہم حصہ لیں گے تو یقیناً تمام چیزیں سامنے آئیں گی. جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا کوئی سروے یا یہ ڈیبیٹ یا یہ ٹاپک نکلی ہے, یہ کافی وقت سے چل رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اس سروے کا کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ بھائی کوئی بھی سروے ہوگا تو یقیناً اس کا ایک مثبت پازیٹیو ہی آؤٹ کم ہوگا, کیونکہ میں کسی جگہ پر ٹھہر کر کوئی بات کہہ دوں گا تو لوگ پوچھیں گے بھائی اس کا پروف کیا ہے, بتائیے آپ نے یہ بات کیسے کہی. تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں بھائی میرے پاس یہ سروے ہے, یہ سروے کیا گیا تھا, جیسا بھی شروعات کے انٹرویو میں کہا تھا کہ مسلمانوں میں طلاق کا جو تناسب یا پرسنٹیج ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے تناسب سے کم ہے,
मैं कैसा कह रहा हूँ, ये 2011 का सेंसस है मेरे पास। तो यही चीज़ चाहिए हमको, डेटा की बहुत ज़रूरत है। दुनिया में चाहे कोई भी पॉलिसी बनती हो, कोई कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता हो, या फिर आप कोई भी काम होता है, तो बगैर डेटा के आप नहीं कर सकते। अगर आप इस सर्वे में हिस्सा लेंगे तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी दी हुई, और उस पर हम सारी दुनिया को बता सकते हैं कि देखिए ये हकीकत है। और जो लोग हमको और आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी हमदर्दियाँ तो दिखाते हैं सिर्फ इसी मसले पर, मगर उसके बाद कोई हमदर्दी नहीं दिखाते, हम इनको भी आईना दिखाएंगे। तो ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए और इसका पूरे सवालात का जवाब दीजिए। 5-6 मिनट लगेंगे, मगर ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए आप। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस के रुकन असम्बली वामशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अवामी नुमाइंदों की तजवीज़ करदा कामों को मंजूरी नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जियो नंबर 1000 के मुताबिक कलेक्टर की सदारत में काम करने वाली कमेटी को इख्तियारात दिए गए हैं, लिहाजा वो अवामी नुमाइंदों के कामों को मंजूरी दें। दूसरी तरफ कलेक्टर के इल्म में लाए बगैर TRS कायदीन के तजवीज़ करदा कामों को मंजूरी दी जा रही है, जो अवामी नुमाइंदों और अवाम की तौहीन है। इन्होंने कहा कि अगर 31 मार्च तक उनके कामों को मंजूरी नहीं दी गई तो वो आइंदा की हिकमत अमली को क़तियत देंगे। वामशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा करने वाले KCR को अगर इतना ही भरोसा है तो पहले कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा दिलाकर मुकाबला करके बताएं। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि ज़रई शोबे के इंजीनियरिंग तलबा के साथ पीर को असम्बली का घेराव किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास तलबा से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं है। वज़रा भी इन बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करने के लिए संजीदगी से काम नहीं ले रहे, लिहाजा इस मामले पर वज़ीर आला को तवज्जो दिलाने के लिए असम्बली का घेराव किया जा रहा है। इन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2019 में TRS को 100 नशिस्तों पर कामयाबी का ख्वाब KCR देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव माइंड गेम खेल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि TRS पार्टी में पैदा हो चुकी नाराज़गियाँ और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी को छुपाने के लिए वज़ीर आला दोबारा इख्तिदार में आने का ऐलान करते हुए माइंड गेम खेल रहे हैं, ताकि TRS कायदीन और अवाम के जहनों को मुंतशिर किया जा सके। इन्होंने कहा कि KCR को पार्टी की कामयाबी पर इतना ही भरोसा है तो 27 तारीख को यौम तासीस की तकरीब में हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करे। इन्होंने कहा कि अगर ऐसे 100 KCR भी आ जाएं तो कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पी सुधाकर रेड्डी ने गांधी अस्पताल में पेश आने वाले वाक़े के ज़रिए तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया है। निज़ामाबाद शहर के बलदी व बरक़ी मसाइल के हल और तरक्याती कामों के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुतल्लिक़ा वज़ीर KTR से बात की। निज़ामाबाद के मजलिसी अराकीन बलदिया और डिप्टी मेयर फ़हीमुद्दीन से मुलाकात और वहाँ के मसाइल की समाअत के बाद सदर मजलिस ने KTR से बात की और निज़ामाबाद की तरक्याती प्रोजेक्ट्स व आवाम के बलदी मसाइल पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर ज़ोर दिया। KTR ने निज़ामाबाद के मजलिसी वफ़द को मुलाकात का टाइम दिया और तमाम मसाइल की यकसोई का बैरिस्टर अवैसी को तयक़ुन दिया है। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जुबली हिल्स के इलाके इरागड्डा का दौरा करते हुए मजलिस के अराकीन बल्दिया के एहतजाज से मुताल्लिक़ जुबली हिल्स के रुकन असम्बली गोपीनाथ से तबादला ख्याल किया और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने से मुताल्लिक़ भी वजाहत तलब की। कौसर मोहिउद्दीन ने बल्दिया के जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जुबली हिल्स, इंस्पेक्टर पुलिस से फ़ोन पर बात की। इन्होंने मजलिसी कारकुनों से कहा कि वो बिला खौफ ख़तर आवाम की खिदमत करें। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद और अकबर बाग बलदी हलकों के माधोनगर और दयानंद नगर में मुकामी अवाम से मुलाकात की। इन्होंने हलकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया और बलदी, बरक़ी, आबी और दीगर मसाइल पर मुकामी अफराद से तफसीली गुफ्तगू करते हुए उनके मसाइल की यकसोई का तयक़ुन दिया है।
रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन और सईदाबाद के नुमाइंदे रुकन भी इस मौके पर मौजूद थे। दारुसलाम बैंक का जनरल बॉडी इजलास दारुसलाम में मुनक्किद हुआ। सदर नशीद मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी ने सदारत की। इजलास में बुरहानुद्दीन अवीसी के अलावा दीगर डायरेक्टर्स, बैंक के CEO सादत अली अकबर, SA हुसैन अनवर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जिम्मेदारों ने बैंक की सालाना कारकर्दगी को मुतासर कुन करार देते हुए कहा कि जारिया साल डिपॉजिट्स में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। मजलिस की मकबूलियत और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी की खिदमात से मुतासिर होकर हल्के असम्बली जोबली हिल्स के इलाके बोराबंडा डिवीज़न शिवराज नगर के नौजवानों की कसीर तादाद ने मजलिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर यासिर अरफात मजलिस यूथ लीडर ने इन नौजवानों का खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। यासिर अरफात ने बोराबंडा चौराहे पर मजलिस पार्टी की परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मंगोड़ बस्ती हबीबनगर नाले के मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। मुतल्लिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। सिटी कैब्स कमेटी के ड्राइवर्स ने शमशाबाद बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट में ट्रैफिक पुलिस की हरासानी के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से दारुसलाम में मुलाकात की। बैरिस्टर अवैसी ने मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारों से बात की और हरासानी का सिलसिला फौरी रोक देने की हिदायत दी। हैदराबाद की एक ज्वेलरी शॉप में बुर्कापोश ख़वातीन चोरी करती हुई CCTV में पाई गईं। ये ख़वातीन पूरी मनसूबाबंदी के साथ ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुईं और जवाहरात से भरा बक्सा उड़ा लिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद में तमाम तर तहजीब और अखलाकी तालीम के बावजूद बददियानती, धोखा और चोरी के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। खौफ खुदा से आरी और तरबियत से महरूम आदमी अपने चंद रोज़ा मफादात की तकमील के लिए अपने ईमान और ख़ानदानी शराफत को दाव पर लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इन दिनों देखा जा रहा है कि औरत मर्दों के शाना बशाना हर शोबे में आगे बढ़ रही है और इन शोबों में जराइम का शोबा भी है। चोरी और डकैती सरंजाम देने में भी औरतें मर्द से पीछे नहीं हैं, बल्कि यूँ कहिए कि औरत को दी जाने वाली बास सहूलतों का वो इस कदर नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है कि जिससे औरत की हुर्मत और उसका तक़द्दुस पामाल हो रहा है। हैदराबाद की एक ज्वेलरी शॉप में 3 ख़वातीन ने मिलकर जिस तरह दीदा दिलेरी के साथ चोरी सरंजाम दी, वो इन हक़ाइक़ की मुँह बोलती तस्वीर है। ये देखिए, औरतें ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती हैं। मंसूबे के मुताबिक ये दोनों पहले तो थोड़ी देर बैठ जाती हैं, इसके बाद बच्चे को दूध पिलाने का बहाना बनाकर दुकान के कोने में जगह बनाती हैं और दुकान के इंतज़ामिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको दूध पिलाने का मौका फ़राहम किया, लेकिन इन ख़वातीन ने इस मौके का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जवाहरात से भरा बक्सा उड़ा लिया। आप देख सकते हैं कि किस मनसूबाबंदी के साथ ये चोरी अंजाम दी जा रही है। इतना बड़ा बक्सा आखिर बुरखे के अंदर कैसे छुपा लिया गया? मालूम होता है कि पहले से इसका सारा इंतज़ाम किया गया था और पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये चोरी अंजाम दी गई है। दुकान में मौजूद CCTV कैमरे ने इन ख़वातीन के हाथ की सफाई की वाज़ेह फिल्म बंदी कर ली। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही ईमान और यही तहजीब हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है? क्या माँ बाप पर यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चों को मुल्क का अच्छा शहरी बनाएं और उन्हें तालीम व तरबियत से आरास्ता करें? दीदा दिलेरी और हाथ की सफाई का ये हैरान कुन वाक़या इस बात की गवाही देता है कि इन ख़वातीन ने इससे पहले भी ऐसी चोरियाँ अंजाम दी होंगी, और वो भी इस्मत की हिफाजत के लिए दी गई बुरखे की सहूलत की आड़ में। अब ये तो नहीं कहा जा सकता
کہ برقعے میں روپوش یہ سارقین کس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں یا کس شہر سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ یہ اس صنف سے تعلق رکھتی ہیں جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے اور جس کے قدموں تلے جنت کہی گئی ہے۔ امید ہے کہ برقعے کے باوجود ان سارقوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی جائے گی اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے گا۔ اگر ان خاتون سارقوں کا تعلق کسی باوقار یا مہذب خاندان سے ہے تو پھر یہ واقعہ اس خاندان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والا ہوگا۔ راتوں میں سڑکوں پر غیر ضروری گھومنے اور آوارہ گردی کرنے والے کم عمر لڑکوں اور نوجوانوں کے خلاف مہم میں پولیس نے شدت پیدا کی ہے۔ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہفتے کی رات 150 ملازمین پولیس کے ساتھ مختلف مقامات پر آپریشن چبوترا مہم چلاتے ہوئے سڑکوں پر راتوں میں غیر ضروری طور پر گھومنے اور آوارہ گردی کرنے والے 80 کم عمر لڑکوں اور نوجوانوں کو پکڑ لیا۔ ساتھ ہی درکار دستاویزات نہ ہونے پر 20 ٹو ویلر کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے راتوں میں جرائم کی وارداتیں انجام دینے والوں پر توجہ مرکوز کی ہے۔ پکڑے گئے نوجوانوں کی کونسلنگ والدین کی موجودگی میں کی گئی۔ اے سی پی چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ یہ مہم 2 بجے سے 3 بجے شب چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی وجہ کے سڑکوں پر گھومنے اور آوارہ گردی کرنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور ایسے نوجوان عموماً مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی تعلیم متاثر ہو جاتی ہے اور کریئر داؤ پر لگ جاتا ہے۔ شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 پر ہفتے کی رات مہم چلائی گئی، جس میں 11 کاروں اور 3 بائکس کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ خصوصی مہم تھی۔ اس مہم کے دوران 14 معاملات کا پتہ چلایا گیا۔ یہ خصوصی مہم 6 ماہ سے جاری ہے۔ سڑک حادثات میں کمی کے اقدامات کے حصے کے طور پر یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پکڑے گئے افراد کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سکندرآباد علاقے میں سسرال والوں کی ہراسانی سے تنگ آ کر ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ خودکشی سے پہلے بھاگیہ لکشمی نے اپنے سوسائٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ اس کا شوہر اس کے تصاویر اپنے دوستوں کو بتانے کی دھمکی دیتے ہوئے بلیک میل کر رہا تھا۔ بھاگیہ لکشمی نے اپنے شوہر ششیدھر اور اس کے افراد خاندان کی ہراسانی کی شکایت اپنے والدین سے کی، لیکن بھاگیہ لکشمی کے ماں باپ نے مسئلے کو سلجھانے کی ترغیب دیتے رہے۔ بھاگیہ لکشمی نے ہراسانی برداشت نہ کرتے ہوئے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ بھاگیہ لکشمی کے والدین نے بیگم پیٹ پولیس میں اس کی شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ گاندھی اسپتال میں ایکسپائرڈ انجیکشن دینے سے بچوں کی حالت بگڑ گئی، جونیئر ڈاکٹر کو میمو جاری، 2 نرسز معطل، تحقیقات کا حکم۔ تقسیم ریاست سے جڑے متنازع مسائل کی یکسوئی میں جلد سے جلد پیش رفت کرنے دونوں حکومتوں کو گورنر کا مشورہ۔ 27 مارچ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آخری دن 2017 کا تصرف بل پیش کیا جائے گا۔ مسلم تحفظات مسئلے پر کوئی پیش رفت نہیں۔ اور راتوں میں سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے نوجوانوں کے خلاف پولیس کی مہم میں شدت، ایک رات میں 80 نوجوانوں کو پکڑ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔